वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने ग्रीन ईयर डिजीज़ पढ़ी थी, उसके अलावा हमने पढ़ा था वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फंजाई। तो कौन कौन से फंजाई हमने पढ़ी थी यूनिट 3 में? एल्ब्यूगो पढ़ी थी, स्क्लेरोस्पोरा पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे एस्परजिलस। तो सबसे पहले हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। तो वर्गीकरण क्या होगा? यूमाइकोटा, यूमाइकोटा इसमें विभाग होगा और उपविभाग होगा इसका एस्कोमाइकोटीना। एस्कोमाइकोटीना इसे क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसमें एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर आती है क्लास। क्लास इसमें प्लेक्टोमाइसिटीज, ऑर्डर है यूरोशियल्स, फैमिली है यूरोशिएसी और जीनस है एस्परजिलस। यूरोशियम। एस्परजिलस एक फंजाई है। तो जो जिन फंजाई की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है आपके सिलेबस में वही फंजाई दी हुई है। तो अगर हम इसके वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे विभाग यूमाइकोटा में रखा गया है और उपविभाग एस्कोमाइकोटीना में रखा गया है। एस्कोमाइकोटीना में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इसको क्लास प्लेक्टोमाइसिटीज में रखा गया है। ऑर्डर है इसका यूरोशियल्स, फैमिली है यूरोशिएसी और जीनस है एस्परजिलस यूरोशियम। तो ये ध्यान रखना है, एल्स ऐसी एल्स लगता है ऑर्डर के अंत में, ठीक है। ऑर्डर के अंत में जो सफिक्स लगता है वो एल्स लगता है और फैमिली में ऐसी लगता है, ठीक है। इसलिए एल्स और ऐसी यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। और जीनस है एस्परजिलस यूरोशियम। अब हम इसके आवास की बात करें या हैबिटेट की बात करें तो ये ओमनी प्रेजेंट होता है, मीन्स ये सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी मीन्स ये हर जगह पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये कैसा होता है? ये मृतोपजीवी होता है, सेप्रोफाइट्स होता है, मीन्स ये सेप्रोफिटिक फंजाई होती है। मृतोपजीवी मैंने बताया था कि जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर निवास करे क्या होंगे? मृतोपजीवी कहलाएंगे। तो ये सर्वव्यापी होते हैं, मृतोपजीवी होता है। और एस्परजिलस की एक ऐसी स्पीसीज होती है एस्परजिलस फ्लैक्स, जो किसका उत्पादन करती है? खाद्य पदार्थों में। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक विषाक्त पदार्थ का संश्लेषण करती है या पॉइजनस केमिकल का ये सिंथेसिस करती है, एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। तो एस्परजिलस की एक ऐसी स्पीसीज होती है जो खाद्य पदार्थों में एक विषाक्त पदार्थ का उत्पादन करती है, जो है एफ्लाटॉक्सिन, जो फूड पॉइजनिंग में या भोजन की विषाक्तता में महत्व रखता है। और वो फंजाई
जो कि एफ्लाटॉक्सिन का उत्पादन करती है, एस्परजिलस फ्लैक्स होती है। ठीक है, तो ये तो हुई इसके आवास की बात। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके संरचना के बारे में, संरचना या स्ट्रक्चर। तो संरचना कैसी होती है इसकी, तो यह एस्परजिलस का कवक तंतु पतली नलिकानुमा संरचना के रूप में होता है, जो पीले रंग का होता है। तो इसका कवक तंतु कैसा होगा, इसका कवक तंतु पीलापन लिए होगा और पतला होगा, नलिकाकार होगा। ठीक है, ब्रांच्ड होगा मीन्स शाखित होगा, मीन्स कवक तंतु के कई पार्श्वीय शाखाएं निकली हुई रहेगी। उसके अलावा वो पट्ट युक्त होगा। ठीक है, तो अगर इसकी संरचना की बात करें तो एस्परजिलस का कवक तंतु या हाइफी हल्के पीलेपन रंग युक्त होता है या हल्का पीला होता है। उसके अलावा ये पतला नलिकाकार शाखित संरचना होती है और पट्ट युक्त होता है। ठीक है, ये तो हुई इसके स्ट्रक्चर की बात। अब इस एस्परजिलस का जो कवक तंतु होता है, उस कवक तंतु में जो कवक सूत्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो प्रकार के कवक तंतु पाए जाते हैं, कवक तंतु फिलामेंट या हाइफी। तो एस्परजिलस में दो प्रकार के कवक तंतु पाए जाते हैं, समकेंद्र की और विषम केंद्र की। तो नाम से ही पता चल रहा है, ये टर्म्स पहले भी आ चुकी। समकेंद्र के कवक तंतु वे होंगे जिनमें एक ही प्रकार के आनुवंशिकी पदार्थ पाए जाते हैं, और विषम केंद्र की वह कवक तंतु होंगे जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के आनुवंशिकी पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इसमें इसके जो रिप्रोडक्शन की बात करें हम, मीन्स प्रजनन, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अगर इसमें मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। तो इसमें होने वाला रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से होता है, मीन्स कायिक जनन, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। इसमें तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। तो अगर मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूं, कायिक जनन इसमें विखंडन विधि द्वारा या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसमें कवक सूत्र, ये मान लो ये है इसका कवक सूत्र। तो इसमें कवक सूत्र कई छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाता है और एक नए माइसीलियम का या कवक तंतु का निर्माण करता है। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस प्रकार से होता है। अब अगर मैं बात करूं इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं। तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। ठीक है, कोनिडिया के द्वारा इसमें कैसे होता है वो देखो कि जो हाइफल फिलामेंट होता है या हाइफी होता है, तो ये है कवक तंतु। तो कवक तंतु पे एक उभारनुमा संरचना का विकास होता है। ठीक है, तो ये है कवक तंतु। इस कवक तंतु पे एक उभारनुमा संरचना का विकास होगा, तो ये इसका विकास हो गया। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, कोनिडियोफोर। ठीक है, तो इसमें उभारनुमा संरचना का निर्माण होता है जो कोनिडियोफोर का निर्माण करती है। अब देखो आगे, ये जो उभारनुमा संरचना होती है, ये उभारनुमा संरचना के अंदर क्या होगा कि इस उभारनुमा संरचना के शीर्ष भाग में उस कवक तंतु का
समस्त जीव द्रव्य आ जाता है। मीन्स इस कवक तंतु में जितना भी जीव द्रव्य होगा वो इस उभारनुमा संरचना के शीर्ष पर आ जाता है। शीर्ष पे इकट्ठा होने के बाद में क्या होता है, यह जो संरचना होती है वो हो जाती है मल्टीन्यूक्लिएट। मल्टीन्यूक्लिएट मीन्स बहुकेंद्र की हो जाती है। तो पहले तो क्या हुआ, जो कवक सूत्र होता है उस पर एक उभार का निर्माण होता है। वो उभार के जो शीर्ष भाग होता है उस शीर्ष भाग में कवक तंतु का समस्त जीव द्रव्य उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो शीर्ष भाग होता है वो बहुकेंद्र की हो जाता है। मीन्स इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस एक्टिव हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो उभार होता है इस उभार में फिर विभाजन होने लगते हैं। विभाजन होने से क्या होगा, बोतलनुमा संरचनाओं का उस उभारनुमा संरचना पे विकास होने लगता है। ऐसे संरचनाओं का जो बोतलनुमा है, ऐसे संरचनाओं का उस पे विकास होने लगता है। तो कैसे संरचना का निर्माण होगा वो देखो। ये है बोतलनुमा संरचनाएं। इन बोतलनुमा संरचनाओं को स्टिग्मेटा या प्रांकुर कहते हैं। ठीक है, तो जो उभारनुमा संरचनाएं हैं या जो उभारनुमा संरचना है जिसे कोनिडियोफोर कहते हैं। ठीक है, तो इस कोनिडियोफोर पे बोतलनुमा संरचनाओं या उभारों का विकास होता है। इन उभारों को स्टिग्मेटा कहते हैं और इन स्टिग्मेटा पे फिर से छोटी छोटी अतिवृद्धियां निकलने लगती है। जो भी दूसरी बोतलनुमा अतिवृद्धियां निकलती है तो इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी स्टिग्मेटा या द्वितीयक प्रांकुर। और इस तरह स्टिग्मेटा के अंतिम सिरे पे गोलाकार संरचनाओं का निर्माण होता है। ये गोलाकार संरचनाएं कोनिडिया कहलाती हैं। इन कोनिडिया का जो विन्यास होता है या अरेंजमेंट होता है वो तलाभिसारी क्रम में या बेसिपिटल होता है। मीन्स तल की ओर होता है। तो देखो जो उभारनुमा संरचना बनी थी जिसे हम बोलेंगे कोनिडियोफोर, जिसपे कोनिडिया लगेंगे, तो इस उभारनुमा संरचना पे जीव द्रव्य विभाजित होगा। मीन्स जो मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर थी, बहुकेंद्र की जो अवस्था थी ये वाली, तो उस पर ये बोतलनुमा प्रांकुर या स्टिग्मेटा का निर्माण होता है। इनके ऊपर फिर से दूसरे स्टिग्मेटा का निर्माण होता है, तीसरे स्टिग्मेटा का निर्माण होता है। मीन्स एक के ऊपर एक प्रांकुर बनते जाते हैं जिन्हें क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक प्रांकुर या स्टिग्मेटा कहते हैं। और इन स्टिग्मेटा के अंतिम सिरे पे या शीर्ष पे गोलाकार संरचनाओं का विकास होता है जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। ये जो कोनिडिया होते हैं वो किस रंग के होते हैं? ये काले भी हो सकते हैं, ये पीले भी हो सकते हैं, ये भूरे भी हो सकते हैं, नीले भी हो सकते हैं और हरे भी हो सकते हैं। ये स्पीसीज टू स्पीसीज वरी करता है। मीन्स ये अलग अलग स्पीसीज में इन कोनिडिया का रंग अलग अलग होता है। ये माला के समान इस पर अरेंज होते हैं। इनका जो अभिविन्यास होता है वो तलाभिसारी क्रम में या बेसिपिटल होता है। मीन्स इस टाइप से नीचे की ओर ये झुके हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसमें कोनिडिया का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तब रिप्रोडक्शन के टाइम ये कोनिडिया इस मेन जो मुख्य काय है या मुख्य प्लांट बॉडी है, इस मुख्य प्लांट बॉडी से
अनुकूल परिस्थितियों में जब प्रजनन का समय आता है, रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, तभी कोनिडिया अलग होके अंकुरित होगी और अंकुरित होकर एक सुविकसित माइसीलियम का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। अब देखो ये जो कोनिडिया होते हैं, इसमें ये कोनिडिया कैसे होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है। गोल होने के अलावा ये द्विपर्तीय होते हैं। द्विपर्तीय कैसे होंगे, इनकी जो बाह्य भित्ति होती है वो रफ होती है, मीन्स खुरदरी होती है, और आंतरिक भित्ति होती है वो चिकनी या स्मूथ होती है, ठीक है। और इस तरह से इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और अगर मैं इसके स्टिग्मेटा की बात करूँ तो इसके स्टिग्मेटा का निर्माण कैसे होगा वो देखो। ये हो गई कोनिडियोफोर जिसमें एक न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, इसमें इस न्यूक्लियस में डिविजन्स होंगे। डिविजन्स हुए तो क्या हुआ, ये संरचना ऐसी बन गई, तो एक न्यूक्लियस इसमें रह गया, एक ही यहाँ चला गया। फिर इसमें आगे डिविजन्स होंगे तो ऐसी संरचना का निर्माण होगा। तो ये क्या क्या हुआ, ये है प्राइमरी स्टिग्मेटा, ये है सेकेंडरी स्टिग्मेटा, और फिर जो लास्ट वाला स्टिग्मेटा होता है, थर्ड या लास्ट स्टिग्मेटा, उसके ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कोनिडिया के द्वारा होता है, जो ओवरऑल हमने समझ लिया। अब देखो इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो असेक्सुअल टाइप का होगा या लैंगिक जनन। तो इसमें होने वाला लैंगिक जनन जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं वो आइसोगेमस या ऊगेमस टाइप का हो सकता है। ये टर्म्स मैंने पहले पढ़ा दी कि आइसोगेमस क्या होगा, ऊगेमस क्या होगा। तो इसमें होने वाला रिप्रोडक्शन आइसोगेमस व ऊगेमस टाइप का होता है, ठीक है। आइसोगेमस और ऊगेमस टाइप का इसमें रिप्रोडक्शन होता है, और एस्परजिलस की अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि किसी स्पीसीज में तो एस्परजिलस के किसी एक स्पीसीज में तो आइसोगेमस टाइप का होता है, दूसरी स्पीसीज में ऊगेमस टाइप का होता है। मीन्स ये स्पीसीज टू स्पीसीज वरी करता है, ठीक है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस और ऊगेमस टाइप का होता है, जो फंजाई की स्पीसीज पे निर्भर करता है। अब इसमें जो एस्परजिलस यूरोशियम है उसमें ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो क्या बनेंगे इसमें, अगर ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ एस्कोगोनियम, एस्कोगोनियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इस एस्कोगोनियम का विकास कैसे होता है वो देखो कि कवक तंतु पे इस एस्कोगोनियम का विकास होता है। ये एस्कोगोनियम एक पतली संरचना होती है जो अतिशाखित होती है और पट्टयुक्त होती है, ठीक है। तो एस्कोगोनियम का विकास कैसे होगा कि एस्कोगोनियम का विकास कवक सूत्र पे या कवक तंतु पे होता है, जो एक हल्के पीले रंग की संरचना हो सकती है। उसके अलावा ये पतली होती है, अतिशाखित होती है, पट्टयुक्त होती है और अतिकुंडलित होती है। कुंडलन आपको पता है ऐसे होते हैं। तो यह कैसी होगी, पट्टयुक्त संरचना होगी, पतली तंतुनुमा संरचना होगी जो कवक सूत्र पे विकसित होती है, हल्के पीले रंग की हो सकती है, और ये पट्टयुक्त होने के साथ अतिशाखित होती है, मीन्स इससे कई शाखाएं निकल सकती है, और ये अतिकुंडलित संरचना होती है। इस अतिकुंडलित संरचना को
आर्किकार्प कहते हैं। आर्किकार्प मीन्स स्त्री रोम। तो आर्किकार्प ही आप याद रखना। तो इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे स्त्री रोम कहते हैं, आर्किकार्प कहते हैं, जो अतिकुंडलित संरचना होती है। इस आर्किकार्प की संरचना को हम निम्न भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि इस आर्किकार्प का आधारीय भाग, जिसे वृंत कहते हैं, ये आधारीय भाग बहुकेंद्र की होता है और शाखित होता है। मध्य वाला भाग यूनिसेल्युलर होता है और अपर मोस्ट भाग यूनिसेल्युलर होता है और ट्राइकोगाइन कहलाता है। ठीक है, तो एस्परजिलस में पाई जाने वाली एस्कोगोनियम को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसका वृंत वाला भाग या सबसे नीचे वाला भाग स्टॉक कहलाता है, जो मल्टी न्यूक्लिएट संरचना होती है, मीन्स बहुकेंद्र की संरचना होती है। मध्य वाला भाग एक कोशिकीय संरचना होती है और सबसे ऊपर वाला भाग एक कोशिकीय संरचना होती है, जिसे ट्राइकोगाइन भी कहते हैं। इस तरह इसकी जो एस्कोगोनियम होती है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। और इसकी जो एस्कोगोनियम होती है वो आधार से अतिकुंडलित होती है और थोड़े श्लथ प्रकार की होती है। मीन्स इसकी जो आर्किगोनियम होगी वो ढीली ढीली थैलेनुमा संरचना होगी और अतिकुंडलित संरचना के रूप में पाई जाएगी। अब हम इसके इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, तो इसे क्या बोलते हैं, पोलिनीडियम कहते हैं। तो नर तंतु का निर्माण उसी थैलस पे या दूसरे थैलस पे हो सकता है। मैंने बताया था होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। अगर मेल और फीमेल दोनों एक ही थैलस पे होते हैं, मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस क्या होंगे कि उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही थैलस पे पाए जाएंगे, और डायोशियस मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग थैलस पे पाए जाएंगे। तो इसमें मोनोशियस या डायोशियस प्रकार का थैलस हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम थैलस पे हो या डिफरेंट डिफरेंट थैलस पे हो। तो कैसे भी हो सकता है, जो कवक तंतु पे एक उभारनुमा संरचना के रूप में होता है। ठीक है, और ये भी एक कुंडलित संरचना होती है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, या इसकी एंथ्रीडियम जिसे पोलिनोडियम कहते हैं, ये पोलिनोडियम भी बहुकेंद्र की अवस्था होती है। उसके अलावा कुंडलित संरचना होती है, ठीक है, और शाखित होती है। तो इस तरह इसमें एंथ्रीडियम का विकास होता है। अब देखो, अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल की बात करूं तो लाइफ साइकिल में देखो, जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो
मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पास पास आ जाते हैं, या तो सेम थैलस पे होते हैं या अलग अलग थैलस पे होते हैं। वो जहाँ भी होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। पास पास आने के बाद में उनकी जो उभयनिष्ठ भित्ति होती है, जिसे कॉमन वॉल कहते हैं, जहाँ से मेल और फीमेल अटैच होते हैं, उभयनिष्ठ भित्ति नष्ट हो जाती है। मीन्स जहाँ से उनकी जो भित्तियाँ एक दूसरे से संपर्क में आ रही है वो भित्ति नष्ट हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि मेल में उपस्थित आनुवंशिकी पदार्थ या मेल गैमिट या न्यूक्लियस जिससे कि क्या होता है, उभयनिष्ठ भित्ति नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बाद में क्या होता है कि जो मेल में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ या मेल गैमिट होता है वो फीमेल गैमिट में चला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि उनमें उन अलग जो मैंने कल बताया था अलग अलग फंजाई की स्पीसीज में कि उनमें जनन नलिका बनती है, तो इनमें जनन नलिका का निर्माण नहीं होगा, डायरेक्ट ही वो उभयनिष्ठ भित्ति वो गल जाएगी वहाँ से, और जो मेल में उपस्थित जेनेटिक मटेरियल या गैमिट है, न्यूक्लियस है, वो फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। फीमेल में ट्रांसफ़र होने के बाद में एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है या द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है। ये जो द्विगुणित संरचना होती है ये इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स एस्कोगोनियम में ही सुरक्षित रहती है और वहाँ पे ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर परिवर्धन करती रहती है। धीरे धीरे जब ये परिवर्धन करेगी तो परिवर्धन करने से इसमें कवक तंतुओं का निर्माण होता है, एस्कोगोनियम का निर्माण, एस्कोगोनियम और एंट्रिडियम जब मिक्स में आएगी तो एक गोलाकार गेंदनुमा संरचना का निर्माण कर लेती है। इस गोलाकार संरचना को कहते हैं गोलाकार या गेंदनुमा। जब मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे तो एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी जिसे बोलते हैं क्लिस्टोथीसियम। ये क्लिस्टोथीसियम लाल भूरे रंग की व पीले रंग की हो सकती है। इस क्लिस्टोथीसियम का निर्माण सभी प्रकार की संरचनाएं करती है, मीन्स मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स मिल के इसकी इस संरचना का निर्माण करते हैं। ये अत्यधिक सुरक्षित संरचना होती है जिसके अंदर कवक तंतुओं का निर्माण होता है और उसमें स्पोर्स का निर्माण होता रहता है या युग्मकों का परिवर्धन होता रहता है। फिर कैसी संरचना बनेगी? ऐसी। अगर इसकी हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो वो ऐसी होती है, तो इन्हें बोलते हैं एसाई। और एसाई क्या होती है? जो एस्कोस्पोर्स को धारण करती है वो थैलेनुमा संरचनाएं या एस्कोस्पोर्स के बीजाणुधानी को एसाई कहते हैं। और ये इसमें है एस्कोस्पोर्स और ये है हाइफल फिलामेंट जिन्हें कहते हैं कवक सूत्र। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो निषेचन के बाद की स्ट्रक्चर है जिसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एस्कोस्पोर्स किसमें बनेंगे? इस थैलेनुमा संरचना जिसे एसाई कहते हैं। और जब ये क्लिस्टोथीसियम फटती है तो फटने से ये एसाई मुक्त होते हैं। ठीक है, ये एसाई मुक्त हो गए और इन एसाई से एस्कोस्पोर्स मुक्त होते हैं। और ये इन एस्कोस्पोर्स का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है या जल द्वारा भी हो सकता है। और प्रकीर्णन होने के बाद में जब इनका जर्मिनेशन होता है तो ये एक सुविकसित कवक तंतु का निर्माण करते हैं और इस तरह इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। इस तरह आपके एस्परजिलस खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट फंजाई शुरू करूँगी। थैंक यू।